तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सलमान खान केस को लेकर क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि कोई भी अधिकारी अधिकारित तौर पर इस पे बोलने को तैयार नहीं है, पर जो अंदर से खबरें निकल के आ रही हैं वो थोड़ा चौंकाने वाली है, क्योंकि कुछ और बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस मुस्तैद है, पूरे प्रिकॉशंस लिए गए हैं और उन लोगों की आइडेंटिटी को पूरी तरह छुपा के रखा गया है जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब बताते हैं कि पूरा माजरा है क्या। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है। 2 लोग पहले पकड़े जाते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद 2 लोग और पंजाब से पकड़े जाते हैं, जिनमें से एक की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसको हम खुदकशी का नाम भी हमने सुना दिया गया। लेकिन अभी तक जांच जारी है। अंदर खाते बाहर से भले ही पुलिस ने कह दिया कि ये खुदकशी थी, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि ये उस लॉकअप में जहां आज तक कभी इस किस्म का हादसा नहीं हुआ, बहुत अच्छे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, वहाँ पर खुदकशी होना संभव कैसे हुआ, ये सवालिया निशान है जिसका जवाब महाराष्ट्र पुलिस ढूंढ रही है। पहले कहा जाता था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, जो इस केस के आईओ थे, उन्होंने कहीं इस आदमी को पूछ पड़ताल में कुछ ज़्यादा मार दिया, कुछ हो गया, ऐसी अटकलें भी चली थी। लेकिन अंदर से बात निकल के आई जो लीगली ट्रू है, सच्ची है। आपको याद होगा कि इस केस में महाराष्ट्र पुलिस ने इन आरोपियों पर मकोका लगा दिया। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका के अंदर जब ये लॉ लग जाता है किसी भी केस में आरोपियों के ऊपर, तो उसका जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो एक एसीपी रैंक का ऑफिसर होता है, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं लगे जहाँ पुलिस कमिश्नरेट नहीं है, तो वहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो इस केस में भी जब ये लोग पंजाब से अरेस्ट किए गए, दया नायक ऑफ कोर्स उनको यहाँ से लेके गया, मुंबई एयरपोर्ट पे उसकी तस्वीरें भी खींची गई और उसके बाद ये लगा कि पूरे का पूरा केस दया नायक ही देख रहा है, पूरी इन्वेस्टिगेशन वही कर रहा है। लेकिन जब मकोका लगा हुआ था तो ये इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे ऑफिसर जिनका रैंक एसीपी था, उनको सौंप दी गई। अब अगर दया नायक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ही नहीं, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम या जो इस किस्म की जो बातें हो रही थी, अटकलबाजियाँ लग रही थी, वो क्यों? वो इसलिए कि दया नायक एक बड़ा नाम है। अब यहाँ चलते चलते एक दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात भी सामने आती है, वो आपको बता दूँ, ये तो बाद में भूल जाऊँगा मैं। दया नायक के गुरु प्रदीप शर्मा, मुंबई के इतिहास में सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनको आपको पता है पिछले दिनों में उम्र कैद की सज़ा हुई थी लखन भैया मर्डर केस में। हाई कोर्ट ने उनको 30 दिन के अंदर अपने आप को सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन उसके पहले ही प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट मूव करके अपनी वो पेश होने की अवधि बढ़ाने की परमिशन ले ली थी। वो जो 30 दिन का समय और मिला था वो भी ख़त्म हो गया, तो प्रदीप शर्मा ने एक और अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में
कि मेरे कुछ ज़रूरी काम काज हैं, कुछ घर में बीमारी तुम्हारी इलाज की बात है, कुछ सीरियस बातें हैं, तो मुझे हाज़िर होने के लिए मतलब जेल जाने के लिए कुछ और समय दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको और समय दे दिया। ये एक टेम्परेरी रिलीफ है। प्रदीप शर्मा ने अभी तक बेल एप्लीकेशन मूव नहीं की है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन ऐसे केसेस में तब ही की जा सकती है जब आप हाई कोर्ट का हुक्म मान के जेल चले जाओ। जेल में बैठ के कुछ समय बताने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेल अप्लाई कर सकते हो। तो जो पिछले 2 दिन से अटकलबाजियाँ चल रही थी कि प्रदीप शर्मा को बेल मिल गई, ये संभव नहीं है। उनको सिर्फ अपने आप को जेल जाने का जो समय हाई कोर्ट ने दिया था, उसकी जो लिमिट थी वो बढ़ाने की मांग की थी। टेम्परेरी रिलीफ ऑन मेडिकल ग्राउंड वो उनको मिली है और अब 2 बार मिल चुकी है। अगली बार ये शायद मिलना संभव नहीं होगा। अल्टीमेटली प्रदीप शर्मा को रेगुलर बेल अप्लाई करनी पड़ेगी, जो वो जेल में जाने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे कानून जो होता है उसको कानून से तोड़ा भी जाता है, कई बार मरोड़ा भी जाता है। कुछ ऐसे लूप पोल ढूंढ लिए जाते हैं पुराने किसी प्रेसिडेंट से कि तमिलनाडु के फलां केस में, इसी तरह के केस में आदमी को ये हो गया था। इस किस्म के प्रेसिडेंट भी ढूंढे जाते हैं, लेकिन शायद अभी तक मिले नहीं होंगे। नहीं तो अगर कोई ऐसा प्रावधान होता कानून में तो प्रदीप शर्मा रेगुलर बेल की एप्लीकेशन भी लगा सकते थे। अब देखना होगा ये जो अभी उनको रिलीफ मिली है उसके बाद उनका अगला कदम क्या होता है। बैक टू सलमान खान केस। अब मुंबई पुलिस की जानकारी में इस बात की पुष्टि तो हुई है कि सलमान खान के ऊपर हमले की पूरी साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने रची। अब लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसको शायद वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी छोटी पर सीक्रेट एक लोकेशन पे रखा गया है जो जेल ही है। अब इनमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। कोई ऐसे केसेस में कोई भी अधिकारी कोई ऑफिशियली कहने से कतराते हैं। कुछ भी हो, लॉरेंस बिश्नोई के इशारे के बिना, उसकी प्लानिंग के बिना, उसके हुक्म के बिना ऐसी वारदात को अमल में नहीं लाया जा सकता। एक इसी दौरान एक नई तस्वीर सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हमारे पास पहुंची है। पता नहीं किसने भेजी, कहाँ से भेजी, लेकिन आ गई वाया वाया करते। उस तस्वीर में लॉरेंस बिश्नोई और साथ में 3 लोग खड़े हैं। जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लॉरेंस बिश्नोई है, लेफ्ट साइड में एक शख्स है जिसके चेहरे पे सर्कल किया हुआ है। हम आपको आज वो तस्वीर दिखाएंगे 2-3 बार, और कुछ समय वो तस्वीर स्क्रीन पे रहेगी। आप सब देखने वाले उस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि जिस शख्स के चेहरे के ऊपर सर्कल किया गया है वो एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है या खुद एक पॉलिटिशियन है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है। और ये भी कहा जाता है कि ये तस्वीर बहुत लेटेस्ट है। जितनी मैंने पिछले 2-1 साल में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें देखी हैं, वो देख के मुझे भी लगता है कि ये पुरानी तस्वीर नहीं है, कुछ 2-4-6 महीने की तस्वीरें ही। आपको ये हमारी तरफ से विनती है कि आप सब लोग बहुत निगाह रखते हो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ पे। बहुत से लोगों ने
लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग मेंबर्स को बहुत करीब से देखा है। आप देखिए ध्यान से इस तस्वीर को। साथ में जो और दो लोग हैं वो कौन हैं? जिन लोगों ने ये तस्वीर हमें भेजी है उन्होंने वाया वाया करके मैसेज ये भी दिया है कि ये एकदम नई तस्वीर है और गुजरात की ही है, लेकिन कहाँ की है ये उन्होंने नहीं नाम लिया। साबरमती की है या कहीं और की है या किसी कोर्ट कचहरी में तो लॉरेंस बिश्नोई जाता ही नहीं। पिछले तकरीबन 1 साल से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है, उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जहाँ कहीं भी उसकी तारीख होगी उसका बयान जो है वो, उसकी पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी। तो ये तस्वीर कैसे सामने आई? क्या ये उसके साबरमती में बंद करने के पहले की है? अगर बाद की है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये लोग उसके साथ तस्वीर खिंचाने में कामयाब हो गए? दोस्तों, हो तो कुछ भी जाता है। हिंदुस्तान की जेलें हैं। आपने देखा था कुछ महीने पहले एक बड़ी चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू की थी। वो भी तब जब वो जेल में था और बड़े आसानी से वो इंटरव्यू हुई थी, लंबी चौड़ी, एक बार नहीं 2 पार्ट में हुई। और उन तस्वीरों में जिस किस्म की शक्ल, बाल, मूछ, दाढ़ी, उसी किस्म की शक्ल लॉरेंस बिश्नोई की इस तस्वीर में भी नज़र आती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश कीजिए, अगर आप हमें कुछ इसका इशारा दे सके कि उस तस्वीर में 3 आदमी जो और दिखाई देते हैं वो कौन है, तो आपका धन्यवाद होगा, शुक्रिया करेंगे। तो अभी जो दूसरी अहम बात इस किस्से में सामने आ रही है कि सलमान खान अकेला बॉलीवुड का एक्टर नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे। 2 और एक्टर्स भी इसके निशाने पे, बॉलीवुड पर्सनालिटीज कह लो। उनमें से कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, कोई एक्ट्रेस भी हो सकती है, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई और बड़ा नाम जिसको अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो बहुत बड़ा तहलका मच सकता। तो अब इस खुलासे से मुंबई पुलिस पूरी सतर्क है। मैंने अपने सोर्सेस से कहा है, दोस्तों से बात की है मुंबई में, कि आप कुछ गिने चुने बड़े फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिनके ऊपर ये उंगली उठ सकती है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके घर के आसपास का कहीं मुआयना कीजिए, देखिए किसके घर के या दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अगर पहले नहीं थी तो अब दी गई है, या पहले सिक्योरिटी दी गई थी तो उसको पुख्ता कैसे किया गया है। जो नाम अफवाहों के ज़रिए सामने आए थे जो मुझे सही नहीं लगता, उसमें कहा गया था कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, लेकिन ये अफवाह थी लोगों का ध्यान बांटने के लिए। अमिताभ बच्चन के पास भी वाइस सिक्योरिटी है, शाहरुख खान के पास भी वाइस कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो उनके ऊपर हमला करना कोई तुक बनती नहीं। लेकिन इस किस्म की अफवाह उड़ाना, इसके पीछे एक मकसद हो सकता, जो मैं आपको पहले 2-3 एपिसोड में थोड़ा संक्षेप में बता चुका हूँ। लॉरेंस बिश्नोई का इरादा किसी काले हिरन की मौत का या उसके शिकार का बदला लेने का नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मकसद मुंबई में खाली पड़े मैदान पे खेलना है। जो बड़े गैंग पुराने मुंबई के थे सब शांत बैठे, कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं चल रहा है। इक्का दुक्का लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने गैंगस्टर थे जो अपने सजा वजा काट के बाहर निकले भी, तो वो या तो केबल ऑपरेटर बन गए या बिल्डर बन गए या कोई और
कॉल सेंटर खोल के बैठ के इस किस्म के काम धंधे कर रहे हैं। किसी ने रिजॉर्ट खोल रखा है, बहुत बहुत काम है मुंबई में और वो कर रहे हैं, लेकिन क्राइम की दुनिया छोड़ चुके हैं। अब मैदान खाली इसलिए है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही अंडरवर्ल्ड के निशाने पे रही। पैसा वहीं से आएगा जिन लोगों के पास पैसा होगा, और वो देने के लिए हिचकिचाहट नहीं करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आप किसी हीरो को डरा देते हो धमकी दे के कि इतने करोड़ हमें दे दो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो उस हीरो के ऊपर जो करोड़ों रुपए लगे होते हैं, वो गया पुराना ज़माना जब हीरो को 2, 4, 5 करोड़ मिलते थे। आजकल 50, 100, 150, 200, 200 करोड़ एक एक फिल्म का हीरोज लेते हैं। अब जब ऐसा कोई हीरो एक से ज़्यादा फिल्मों में काम करता हो तो 500, 1000 करोड़ भी एक हीरो पे लगा होता। तो ऐसे में जब किसी हीरो को, जब फिल्म पर्सनालिटी को धमकी मिलती है तो बहुत बड़ा अमाउंट खतरे में आ जाता, और इनसे बहुत सारा पैसा ब्याज पे लिया गया होता। अगर शूटिंग समय से ख़त्म नहीं होती तो ब्याज, कर्जा और सर पे चढ़ेगा। इसी कर्जे के चक्कर में बहुत सारे लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में दिवाला निकल चुका है। कुछ लोग खुदकुशी भी कर चुके हैं, वो किस्से आपको सुना चुके हैं। अब पूरी इंडस्ट्री में एक दहशत का माहौल बनाने के लिए और अपनी पैंट जमाने के लिए ये वारदातें की जा रही हैं। मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको वार्निंग दी जाएगी, ट्रेलर दिखाया जाएगा, अगर फिर भी आप नहीं सुधरे तो फिर अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत अजीब सिचुएशन है फिल्म नगरी के लिए। दूसरी बात रही रियल एस्टेट की, जो एक ज़माने में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हुआ करता था अंडरवर्ल्ड के लिए, लेकिन आज बड़े जो बिल्डर हैं वो एक नेक्सस बन गया है बहुत बड़ा। 3-4 ऐसे बड़े बिल्डर हैं जो पूरी मुंबई में 60-70% एक्टिविटी पे कंट्रोल करके बैठे, और वो सब के सब बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता भी हैं, सरकार के करीब हैं, पुलिस उनकी जेब में है। उनके ऊपर हाथ डालना मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुले दे के बचा है फिल्म इंडस्ट्री और अपर रिच स्ट्रैटा जो है सोसाइटी का। दूसरी किस्म के बड़े बिजनेसमैन, बड़े होटलियर्स, बड़े सुपरमार्केट ओनर्स जिनके मॉल्स वगैरह हैं, या कुछ बड़ी फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं, हालांकि बहुत सारी बंद हो गई हैं जो गुजरात को शिफ्ट हो गई। तो ये एक नया बाजार ढूंढा जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज का क्राइम सिर्फ खून खराबे का क्राइम नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, एक व्यापार है, एक धंधा है, पैसा कमाने का साधन है। तो इस बिजनेस में जो सिस्टम अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल कॉरपोरेट वर्ल्ड का अपनाया जा रहा है। किसी काम को अंजाम देने के लिए उसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया जाता। शूटर कहीं के, उनको हथियार देने वाले कहीं और के। एक कड़ी को दूसरी कड़ी का पता नहीं होता कई बार कि ये हो क्या रहा है, लेकिन एक ऊपर सरगना एक ही होता है। आउटसोर्सिंग अंडरवर्ल्ड में इतनी बढ़ गई है जितनी शायद दूसरे धंधों में नहीं होगी। वो भी तब जब सरगना जेल में बैठा। कहीं ना कहीं सिस्टम की वो ब्लैक शीप जो इनके साथ मिली हुई है इनकी मदद करती, क्योंकि उस ब्लैक शीप का
मकसद भी पैसा कमाना है। उनके लिए कोई समाज में अमन बहाली करना, जहाँ अमन रखना, शांति रखना, देश की सेवा करना, नौकरी वो नहीं है। वो जिस कित्ते में आए हैं वहाँ पे पैसा कमाना आए हैं, और पैसा कमाना इतना चाहते हैं जितना उनकी तनख्वाह और उनकी सैलरी पूरा नहीं कर सकती। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस सिस्टम में बन गया है। अंदर अंदर तारे इतनी जुड़ गई हैं कि बाहर के लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। पता तभी चलता है जब धुआं निकलता है और कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, फिर बातें उड़नी शुरू होती हैं। तो अब कोशिश ये है कि किसी तरह मुंबई के उस खाली पड़े मैदान को काबू किया जाए। वो कवायद जारी रखी है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने। लेकिन जैसे जैसे उसका ध्यान अपने रूट से, अपने बेस से, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान था, उससे हट के दूसरी तरफ जा रहा है, तो दूसरे गैंग इन इलाकों में स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जैसे आपने आपको बताया कि किस तरह एक 21 साल का लड़का सबको चैलेंज करते हुए पुर्तगाल में बैठा अपनी मनमानियां कर रहा है और मोस्ट वांटेड बन गया। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अंडरवर्ल्ड अब एक कंपनी प्रोफाइल लेके चलता है, जहाँ पे आपकी प्राप्तियाँ आपके सामने नज़र आती, फेल्यूर को माफ़ नहीं किया जाता। तो ये कहानी देखने सुनने में अजीब लगती है, पर हकीकत है। अब किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री इसको रिएक्ट करती है इसके ऊपर, या पुलिस किस तरीके से शिकंजा कसती है कि इसके पहले कि मुंबई में डी कंपनी, सीआर कंपनी, डैडी कंपनी, बापट कंपनी, इन सब के ठंडा होने पे एक नई एलबी कंपनी तो नहीं छा जाती। ये देखने वाली बात होगी कब तक इस किस्म की हरकतें मुंबई में होती रहेंगी। काम आसान नहीं है मुंबई में पैर जमाना, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अंदर वो पनवेल का घर भी ढूंढ लिया, वो आदमी भी ढूंढ लिया और गुजरात से ढूंढे, और उसके साथ जिन लोगों ने उनको वेपन सप्लाई किए थे उनको भी पकड़ लिया, और एक पांचवा आदमी और राजस्थान से पकड़ लिया, मोहम्मद, उसका नाम बताया जाता है चौधरी। उसकी तस्वीर भी आपने देख ली होगी, हम साथ में दिखा रहे हैं। तो इतना हैंडसम लड़का लगता है, को देखने में लगता ही नहीं कि इसका कोई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक हो सकता। तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल यंग लड़के नए, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी तस्वीर कहीं अवेलेबल नहीं है, जिनको देख के आप कह ही नहीं सकते ये कोई किसी का कत्ल करने आए होंगे या मारने आए होंगे। ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है क्राइम के गैंग्स में। तो आने वाले दिनों में आपके साथ बातचीत करते रहेंगे इस केस की आगे क्या होता है। और साथ में बता दें जाते जाते कि जो उस अनुज थापन की जिसने हत्या की थी, उसकी बॉडी इतने दिन मुंबई के हॉस्पिटल में पड़ी रही, मॉर्ग में। उसको उसके माता पिता लेके पंजाब पहुंच गए थे 2 दिन पहले, और वहाँ पे उसका फिरोजपुर के मेडिकल फैसिलिटी में एक और पोस्टमार्टम करवाया गया है। उसकी रिपोर्ट 1 आध दिन में आएगी। उसमें क्या कहा जाता है उसको लेके फिर आपके साथ राब्ता कायम करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।